कृष्णानगर डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। लूट के लिए दोस्त की संग ट्यूटर ने की वारदात। कैश और ज्वेलरी चुराकर लखनऊ हुए फरार। कार शोरूम का कर्मचारी लाखों हड़प कर फरार। कार बुकिंग के नाम पर 12 लाख की पूरी पेमेंट कराई। कंपनी के खाते में जमा किए सिर्फ 22,000। अब तक 20 लाख की धोखाधड़ी आई सामने। सूख रहे पार्कों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन दोबारा करने का आदेश। ट्यूबवेल चालू होने तक जल बोर्ड पार्कों तक पहुंचाए पानी। RWA ग्राउंड वाटर लेवल कम होने पर सील किए गए थे ज्यादातर ट्यूबवेल। सप्लीमेंट चार्जशीट को मंजूरी से सिखों में जगी उम्मीद। कहा अब लग रहा जल्द टाइटलर को सजा मिलेगी और सिखों को इंसाफ। 8 जून को होनी है मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट निकाले अल्टरनेट, बोले व्यापारी। मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट बनी व्यापारियों का सिरदर्द। सता रही दिल्ली में सीलिंग शुरू होने की चिंता। व्यापारियों का सवाल, हर टैक्स देते हैं उसके बावजूद सीलिंग क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुक करते हैं खबरों की ओर। कृष्णानगर इलाके में आकाशवाणी से सेवानिवृत्त महिला और उनकी बेटी का गला रेतकर की गई हत्या की गुत्थी को शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने सुलझा लिया है। युवती के अंग्रेजी के ट्यूटर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने ट्यूटर के दोस्त अंकित सिंह राजपूत को लखनऊ के आसपास से दबोचा है, जबकि ट्यूटर किशन की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में पुलिस के अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बुजुर्ग महिला राजरानी कृष्णानगर स्थित ई ब्लॉक में 200 गज के फ्लैट में अपनी बेटी गिन्नी के साथ रहती थी। गिन्नी ठीक तरह से बोल नहीं पाती थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुजुर्ग ने बेटी के लिए घर पर ही किशन नाम का अंग्रेजी का ट्यूटर लगाया हुआ था। वह रात के समय बुजुर्ग के घर पर पढ़ाने के लिए आता था। बुजुर्ग ने मकान के मेन डोर और फ्लैट के दरवाजे पर ऑटोमेटिक ताला लगवाया हुआ था। उन तालों में कैमरा भी लगा हुआ था। 25 मई की रात 10:15 पर किशन अपने एक दोस्त के साथ ऑटो से बुजुर्ग के घर के पास पहुंचा। घर से कुछ दूर पहले ही ऑटो रुकवा दिया गया। उसके बाद वे दोनों पैदल ही बुजुर्ग के घर पहुंचे। किशन ने घर की घंटी बजाई। बुजुर्ग ने एंट्री गेट में लगे कैमरे से किशन को देखकर मेन डोर खोल दिया। वह दोस्त के साथ बुजुर्ग के फ्लैट में पहुंचा। दोनों बैठकर बुजुर्ग और उसकी बेटी से बात कर रहे थे। तभी चाकू से पहले बुजुर्ग और फिर बाद में युवती का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में अलमारी से नकदी और गहने लूटकर दोनों लखनऊ फरार हो गए। पुलिस ने बुजुर्ग के पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपितों की पहचान की। बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी और पड़ोसियों से उनकी आदत की वजह से बनती नहीं थी। बहुत मुश्किल से एक शख्स ने ट्यूटर की पहचान की। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर इलाके में मां बेटी हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल स्टाफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पुलिस अभी भी कर रही है। कृष्णानगर थाने के बाहर जहां पर वो पूछताछ कर रही है, वहीं आपको बता दें जिसको हिरासत में लिया गया है उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं। और एक जो है किशन, जो गिन्नी जो लड़की थी उसको अंग्रेजी की क्लासेस देता था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कई एंगलों से भी जांच कर रही थी और कहा जा सकता है कि एक अहम सफलता हाथ लगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है निकाली गई थी। उसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में जो अंकित है उसको पुलिस जो है गिरफ्तार कर जो है पूछताछ जारी कर रही है। किशन अभी भी फरार है। इस पूरे मामले में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। महज 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। कार की एडवांस पेमेंट के नाम पर लाखों की ठगी करके कर्मचारी के रफू चक्कर हो जाने का मामला सामने आया है। मामला प्रीत विहार इलाके के मारुति सुजुकी शोरूम का है। शोरूम के ऑथराइज्ड डीलर TR साहनी के शोरूम में कार्यरत एक कर्मचारी ने कई ग्राहकों से कार की एडवांस पेमेंट कंपनी की जगह किसी और के अकाउंट में डलवा दी। अब तक करीब 20 लाख की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। मयूर विहार फेज 3 में रहने वाले अंकुश यादव से आरोपी ने 12 लाख की धोखाधड़ी की। उन्होंने आरोपी से 2 कारों की बुकिंग कराई थी। पहले उन्होंने इसके लिए 22,000 रुपए दिए, लेकिन शोरूम में कार्यरत आरोपी अनिल रावत ने उन्हें कहा कि कार जल्दी चाहिए तो एडवांस में अमाउंट दे दो। उन्होंने कार की पेमेंट के 12 लाख रुपए उसके कहने पर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाद में डिलीवरी की बात हुई तो कार के रेट में फर्क आया।
ऐसे में पीड़ित अंकुश यादव ने बुकिंग कैंसिल कर दी। 15 दिन में चेक के जरिए रकम लौटाने की बात कही गई, लेकिन बाद में आरोपी ने दोनों फोन बंद कर दिए। जब अंकुश शोरूम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कंपनी को सिर्फ बुकिंग के 22,000 रुपए ही मिले थे। 12 लाख की रकम किसी इमरान के खाते में गई है। पीड़ित अंकुश यादव की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पार्कों को हरा भरा रखने के लिए एमसीडी के पार्कों में ट्यूबवेल लगाए गए थे, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल कम होने की वजह से एनजीटी और बीएसईएस ने एमसीडी से ज्यादातर ट्यूबवेल को सील कर दिया था और कनेक्शन काट दिए गए थे। एमसीडी ने बीएसईएस को बोला है कि इन ट्यूबवेल्स के कनेक्शन दोबारा कर दिए जाएं ताकि पार्कों को हरा भरा रखा जा सके। इस बारे में आरडब्ल्यूए सदस्य शशिदेव शर्मा का कहना है कि पार्कों के ट्यूबवेल चालू करने चाहिए ताकि पार्कों को हरा भरा रखा जा सके। वहीं बीएस वोहरा का कहना है कि इस गर्मी में पार्कों की हालत बहुत दयनीय है। पेड़ पौधे पानी के बिना सूख रहे हैं। ऐसे में ट्यूबवेल चालू किया जाना बहुत जरूरी है। जब तक ट्यूबवेल चालू नहीं होते तब तक जल बोर्ड को पर्याप्त मात्रा में पानी पार्कों तक पहुंचाना चाहिए। इस बारे में आर के साहनी कहते हैं कि पार्क ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां बच्चे और बुजुर्ग समय बिता सकते हैं। कॉलोनी के पार्क ही बच्चों के खेलने के लिए एकमात्र जगह रह गए हैं। ऐसे में उनका व्यवस्थित और हरा भरा होना जरूरी है। दिल्ली में एनजीटी के ऑर्डर पर विभिन्न पार्कों में ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए गए थे, बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे और ये हिदायत दी गई थी कि एमसीडी या फिर कंसर्न्ड एजेंसीज जो भी ट्रीटेड पानी है उसे सप्लाई करेंगे इन पार्क्स में इनकी सिंचाई के लिए, ताकि जमीन में जो पानी कम होता जा रहा है उसको रोका जा सके, उसको बचाया जा सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ना तो एजेंसीज उस पानी को सप्लाई कर सकी पार्कों की सिंचाई के लिए और ना ही बिजली के कनेक्शन रिस्टोर हुए मोटर्स को चलाने के लिए ताकि पार्कों की सिंचाई कर सके। और इस गर्मी के मौसम में पार्क जो है उनकी हालत बड़ी दयनीय हो गई है, वो मरने के कगार पर है। ऐसे में बिल्कुल उचित है कि या तो उन कनेक्शंस को, उन पावर कनेक्शंस को दोबारा से रिस्टोर किया जाए ताकि ज़मीन से पानी निकाल के उन पार्कों की सिंचाई की जा सके, उनको बचाया जा सके, या फिर एमसीडी की या दिल्ली जल बोर्ड की एजेंसीज को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया जाए कि इमीडिएटली पार्कों में ट्रीटेड वाटर सप्लाई किया जाए ताकि पार्कों को मरने से बचाया जा सके। और इसके साथ साथ एक हिदायत और देनी चाहिए कि जितने भी पार्क हैं दिल्ली में, सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था हो, ताकि आने वाले महीनों में जबकि दिल्ली बारिश के मौसम में जल भराव में डूब जाती है तो उस समय वो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जमीन में जाए। उन पार्कों में जगह जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म लगाया जाए ताकि उस एरियाज में पानी का लेवल ऊंचा हो जाए, बढ़ जाए, ताकि गर्मियों में उस पानी को निकालने में दिक्कत ना आए। पार्कों की हालत है दिन प्रतिदिन हमारी बहुत खराब होती चली जा रही है, झाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और पार्क धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे मुरझाते हुए चले जा रहे हैं। अब आजकल स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां भी हैं, शाम को जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेके पार्कों में आते हैं। अगर पार्क हमारे हरे भरे नहीं होंगे, पार्क में सुंदरता नहीं होगी, पार्क में फूल वगैरह नहीं खिले होंगे तो पार्क तो हमारे बिल्कुल मुरझा ही जाएंगे। जब पार्क हमारे पूरे मुरझा जाएंगे कोई अंदर देखने के लिए नहीं आएगा, देखने के लिए कोई सैर करने के लिए नहीं आएगा। ये हमारे लिए बड़ी एक शर्मनाक बात होगी। पार्कों की हालत तो इतनी बदहाल हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा, कहीं पानी का अरेंजमेंट तो है नहीं। सर्दियों में भी पानी की दिक्कत रही है और गर्मियों में तो अब आके तो क्या लगातार बारिश हो रही, थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, बच रही है। बशर्ते हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो पार्कों की इतनी बुरी हालत थी कि सारे बंजर हो चुके हैं और जब बंजर हो गए तो बच्चे क्रिकेट चला रहे हैं, पेड़ वेड़ सूखे। तो क्या किया हम लोगों ने तो अपने यहाँ अपने ट्यूबवेल लगवाई हुई हैं, उसी से पानी दे रहे हैं। एमसीडी तो काम के नाम पे बिल्कुल धब्बा ऐसा बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जो हालत इस टाइम पार्कों की थी, अगर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, वेलफेयर एंड अदर संस्थाएं इसको कोऑपरेट न करती तो जंगल हो जाता। सिख समुदाय में फिर से इंसाफ की उम्मीद जगी है। उन्हें लग रहा है कि देर से ही सही, लेकिन अब 84 के सिख दंगे के आरोपी जगदीश टाइटलर को सजा मिलेगी। सिख समुदाय का कहना है कि हमें इंसाफ की उम्मीद जगी है। इसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अब लग रहा है कि सिख समुदाय को जल्द इंसाफ मिलेगा और 1984 के सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को कोर्ट से सजा मिलेगी। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, अदालत ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी। इससे पहले सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2100 सहित पूरे भारत में लगभग 2800 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की गई। बहुत टाइम बाद अब कुछ किरण नज़र आ रही है जो इंसाफ मिलेगा इस चीज़ के ऊपर। कल जो रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी है तो बहुत राहत की बात है हमारे लिए कि शायद अब लग रहा है कि बहुत टाइम बाद अब इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद है। सिख कम्युनिटी जो चाहती थी कि जो नरसंहार वहाँ पर हुआ था उसको हम दंगे नहीं कह सकते, वो नरसंहार हुआ था और उसके अकॉर्डिंग जो कल का फैसला कोर्ट की तरफ देखिए सरकारों ने तो बचाने का काम किया। कल जो कोर्ट से फैसला है पूरे सिख जगत में बहुत खुशी की लहर है कि हाँ अब हमें इंसाफ कहीं ना कहीं मिलने की ज़रूर उम्मीद हुई है जो कल चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल करी है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की एक रिपोर्ट व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। व्यापारियों को डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी की मांग को मंजूरी दे दी तो फिर से दिल्ली में सीलिंग शुरू हो सकती है। ऐसे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कृष्णा नगर के कारोबारियों से बात की। कारोबारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अल्टरनेट निकालना चाहिए। डी सीलिंग कैसे खोली जाए इसको भी बताया जाए। कुछ व्यापारियों ने कहा कि हम हर टैक्स देते हैं, उसके बावजूद सीलिंग क्यों की जाए। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी मंडल को लगातार किसी न किसी बात को लेकर निराश होना पड़ रहा है। पहले सीलिंग और फिर नोटबंदी और इसके बाद कोरोना और अब फिर से सीलिंग की बात सुनकर व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। व्यापारियों ने कहा कि सीलिंग नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी के 3 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है और मांग की है कि जिन प्रॉपर्टी को उनके निर्देश पर बीते कुछ सालों में सील किया गया है उनकी मौके पर जांच की मंजूरी दी जाए। इसके अलावा कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में जो नए अवैध निर्माण किए गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है। देखिए, जहाँ तक मॉनिटरिंग कमेटी की बात है सीलिंग के ऊपर, तो मैं कहना चाहूँगा आज से 4 साल 5 साल पहले जो सीलिंग हुई थी वो अभी तक नहीं खुली है। तो पहले हमें उसका प्रावधान बताया जाए कि उस सीलिंग को खोलने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्योंकि व्यापारी तैयार है, अगर उसके कोई पेनल्टी लगती है तो वह पेनल्टी देने को भी तैयार है, लेकिन उसका प्रोसीजर किसी को मालूम नहीं है अभी तक। और सेकंड बात आती है, जो इन्होंने अभी मॉनिटरिंग कमेटी ने दोबारा परमिशन मांगी है, तो व्यापारियों पे इतनी गाज क्यों गिरी जा रही है जबकि सारा टैक्स व्यापारियों से ही लिया जाता है। तो मेरा यह अनुरोध है कि मार्केट में अफरा तफरी ना मचे। सीलिंग के नाम के ऊपर जो व्यापार के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जो धंधे सुस्त हो जाते हैं, तो कम से कम उस चीज़ को देखते हुए आप एक जागरूकता अभियान चलाएं कि किस वजह से सीलिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। व्यापारी यही चाहता है। दिल्ली गवर्नमेंट को दुकानदार व्यापारियों से बहुत फ़ायदा है। उस फायदे को देखते हुए मैं तो नहीं कहूँगा घटाई जाए। अब आप चंडीगढ़ या पंचकूला में उस साइड जाएं, अब आप देखें रिहायशी इलाकों में वहाँ स्टार्टिंग से ही है कि यहाँ पे कोई भी दुकान रिहायशी इलाके में नहीं रहेगी। उन्होंने एक मार्केट सेट कर रखी है कि अपनी यहाँ पे आप दुकान ला के यहाँ कर सकते हैं, लेकिन रिहायशी में नहीं। लेकिन दिल्ली में ये सिस्टम आज है नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से लेकर आज तक दुकानें थी, दुकानें हैं, दुकानें रहेंगी। या तो पहले से लॉ लेके चलते हैं, जब वो लॉ स्टार्टिंग से लेके नहीं चले और आज व्यापारियों ने दुकानें ले रखी हैं, आज तो आप उसकी सीलिंग करते हो। सीलिंग के पीछे भी 2 फायदे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली सीलिंग के फायदे हैं, सीलिंग पहले कर देंगे फिर बाद में पैसे लेके खोल देते हैं वो। ये भी तो गलत है ना। तो बेटर यही है कि इसमें हर जगह से ही दुकानदार व्यापारियों का नुकसान ही नुकसान है कि किसी भी व्यापारी की दुकान सील ना करी जाए, क्योंकि उस दुकानदार के साथ 8 से 10 लोग और होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, उनका परिवार चल रहा होता है। आज कोई भी सरकार है, दिल्ली सरकार है, अगर ये सीलिंग कर देती है, उस 10 परिवार की रोटी कैसे चलेगी। एक तरह से मेरे हिसाब से तो हर सरकार को ये देखना चाहिए कि काम कैसे बढ़े, व्यापारी परेशान ना हो। ऊपर से फिर सीलिंग का मामला ला रहे हैं, तो जब सीलिंग हो जाएगी, ऊपर से जब आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद व्यापारियों का काम वैसे ही नहीं उठा अभी तक। इतने परेशान हो रहे हैं व्यापारी, ऊपर से फिर तुम सीलिंग लेकर के आ रहे हो। तो मैं तो बिल्कुल ये दरख्वास्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ ये सीलिंग ना करी जाए और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे व्यापारी परेशान ना हो। जो व्यापारी, जो दुकानदार अपनी दुकान खोल के टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा सरकार को देता है और फिर वही सरकार उनसे और दूसरे टैक्स के रूप में लेती है और उसके बावजूद उनके ऊपर सीलिंग करती है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। पहले जो सीलिंग हुई थी उनका ही अभी तक हल नहीं निकला, वही बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको काम करने चाहिए एनक्रोचमेंट हटाने के, जो रोड पे एनक्रोचमेंट हुई है वो हटाने के काम करने चाहिए। जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। जहाँ पर रुकावटें हैं काम डेवलपमेंट के अंदर काम की, वो दूर करने चाहिए। उसकी जगह ये लोग क्या कर रहे हैं
कि जो व्यापारी टैक्स दे रहा है ऑलरेडी उसके ऊपर और सीलिंग की गाज डाली जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत। हर्ष विहार इलाके में 12वीं की स्टूडेंट से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने 16 दिन तक पीड़ित के साथ रेप किया। किसी को कुछ भी बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा। पुलिस ने रेप और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। आरोपी का नाम अवनीश है। वह लड़की के घर आया हुआ था। इस बीच लड़की के माता पिता घर का सामान लेने बाहर चले गए। लड़की का भाई भी बाहर था। आरोप है कि तभी लड़की के साथ रेप किया गया। बाद में आरोपी फिर उसके घर आया और उसे डरा धमकाकर घर से बाहर कहीं ले गया और 10 से 26 मई तक लड़की को अनजान कमरे में रखा और रेप किया। 26 मई को वह उसे शादी करने ले जा रहा था। तब लड़की ने किसी के फोन से अपने पिता को फोन किया। अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की जिला अदालतों में 1 लाख से ज्यादा मामले 30 सालों से पेंडिंग हैं। पेंडिंग केसों के इस मसले पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कुछ वकीलों से बात की। वकीलों का कहना है कि जहां तक पेंडिंग केसेस के बढ़ने की बात है तो एक तो दिल्ली एनसीआर में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कोरोना हुआ, उसके बाद दिल्ली दंगे, इससे केस काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ एक तो जज कम है, इससे कम मामलों की सुनवाई हो पाती है। वहीं जजों के ट्रांसफ़र होने से भी केस पेंडिंग हो जाते हैं। ये सब कारण हैं जिनकी वजह से पेंडिंग केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि अदालतों में 20 से 30 साल के बीच लंबित मामलों की संख्या 5 लाख के पार है। वहीं देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4.3 करोड़ से भी ज्यादा है। इन पुराने मुकदमों को निपटाना न्यायपालिका और पूरे सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है। इनमें से कुछ के मूल मुकदमेदार ही नहीं बचे होंगे तो कुछ में दस्तावेज का पेंच फंसेगा। इन मुकदमों को निपटाने का जिम्मा देश की अधीनस्थ अदालतों के करीब 25,000 जजों पर है, जिनमें से इस समय लगभग 5,000 पद खाली हैं। 12,19,000 अप्रॉक्स केसेस जो है वो दिल्ली के अंदर पेंडिंग है। इसका रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है हमारा दिल्ली कि जो हमारा जुडिशियल लैक ऑफ जजेस इन इंडिया इट्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा जो रीज़न है इसका यही है। और फिर सेकंड रीज़न ये है कि हमारा कुछ जब तक फिर जजेस का ट्रांसफ़र होना, जजेस का प्रमोशन होना, फिर जब तक एक जजेस हमारे समझते हैं केसेस को फिर दूसरे का ट्रांसफ़र हो जाना है। इस तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो चल रहा है। जो हमारा इंडिया है इसमें अगर हम केसेस की बात करें और जजेस की बात करें तो रेशो बहुत ही डिफरेंट है। केसेस बहुत ही ज़्यादा है और जजेस बहुत ही कम। तो एक जज कितने केसों की सुनवाई कर सकता है? कितने सारे केसेस एक जज के पास रोज लिस्ट होते हैं, 200, 250 केसेस एक जज के पास लिस्ट हो रहे हैं, वो कहाँ तक सुनवाई करे? सबसे पहले तो इसमें ये है कि जुडिशरी के अंदर जो भर्ती है जजेस की वो बहुत कम है। उस पर सबसे पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, हाई कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए कि जजेस की जब तक भर्ती नहीं होगी देश में न्याय कैसे होगा, कैसे केस की सुनवाई होगी। तो सबसे अहम मुद्दा तो यही है कि जजेस की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि केस सब सुनवाई हो सके, टाइम से सुनवाई हो सके। देखिए, देखा जाए तो इसके लिए भी हम अदालतों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय के अनुसार केसेस पे केसेस बढ़े जा रहे हैं, अदालतों पे प्रेशर बढ़ा जा रहा है, जिसको देखते हुए हमारी सरकार भी और हमारे कोर्ट्स भी इसके लिए काम कर रही हैं। जैसे डिजिटल कोर्ट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जा रही हैं, स्टाफ मैनेज हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है। देखिए, मुख्य कारण है तो देखा जाए तो मुख्य कारण ऐसा तो कुछ नहीं है। अदालतों पे प्रेशर बहुत है, एक अदालतों पे 10-10 हज़ार केसेस हैं, तो उनको टैकल करना भी इतना आसान नहीं है जजेस के ऊपर। और दिन प्रतिदिन जो केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके मद्देनजर रखते हुए भी जजेस अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डेट्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, अदालतों में बहुत सारे मैटर पेंडिंग पड़े हैं और प्रॉब्लम ये है कि जिला न्यायालयों की अगर बात करें तो वहाँ पर एडजॉर्नमेंट जो है, चाहे किसी दिन जज साहब नहीं आए या किसी दिन वकील साहब नहीं आए या जज साहब इस बात पर अडिग हो गए कि लिटिगेंट को बुला के लाइए, तो ऐसे में बहुत सारी डेट्स एक्स्ट्रा लग जाती हैं, जिसकी वजह से मामले लंबित हो जाते हैं। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि अधिकतर जो मामले हैं वो मामले बोर्ड पे रीच ही नहीं हो पाते। अगर सपोज़ आपका एडवांस लिस्ट के अंदर 40 नंबर या 45 नंबर मैटर है तो बहुत ज़्यादा ये रहेगा कि वो कभी रीच नहीं होएगा और उसको रीलिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नए मैटर होते हैं, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट के मैटर होते हैं, पहले उनकी सुनवाई होती है, फिर एडवांस लिस्ट के मैटर को सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ
वैकेंसीज जो जजेस हैं हमारे वो कम हैं, इनकी वजह से जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट की बिल्डिंग में ए ब्लॉक की दोनों लिफ्ट और सी ब्लॉक की एक लिफ्ट पिछले 1 महीने से खराब है। इस वजह से पूरा लोड एक ही लिफ्ट पर आ गया है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस बारे में शाहदरा बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी विशाल शर्मा ने बताया कि वे इस मामले को जज साहब के संज्ञान में लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जून की छुट्टियों में लिफ्ट को रिपेयर किया जाएगा। आपको बता दें कि बिल्डिंग के जिस हिस्से की लिफ्ट खराब है वह 3 मंजिला है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए आते हैं। ऐसे में या तो लोग इंतजार करते हैं या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लिफ्टें हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं और पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी है। तो ये तो प्रॉपर तरीके से ये नई लिफ्ट ही बनेगी यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को सबको ये पता है कि यहाँ पर लिफ्टों में जितने लिटिगेंट्स हैं, वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक ही लिफ्ट यहाँ वर्किंग हो रही है इस टाइम, और ये कम से कम काफ़ी टाइम से ख़राब है। कई बार क्या होता है कि 2 लिफ्ट चालू होती है, 2 लिफ्ट बंद होती हैं। अब तो ये हालात हो चुके हैं कि 3 लिफ्ट ख़राब हैं, 1 लिफ्ट जो प्रॉपर वर्क कर रही है। इसमें हमने डीए साहब की नॉलेज में भी डाला था इस चीज़ को कि सर सब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लिटिगेंट आते हैं थर्ड फ्लोर, 3 सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर एडवोकेट है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ ठीक है, इसको हम जल्दी से रेडी कराएंगे, बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। बल्कि कल भी हमारी बात हुई थी जज साहब से, तो उन्होंने ये कहा था जून की छुट्टी आ रही हैं तो इसमें हम इसको रिपेयर कराएंगे। तो कायदे में तो ये है कि रिपेयर ना हो करके ये नई लिफ्ट बने, क्योंकि सारी लिफ्टें यहाँ पुरानी बेकार हो चुकी हैं। कई बार तो क्या होता है चोट लगने की संभावना होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो ये ब्लॉक हो नहीं पाती। अब लग होती हैं तो कह रहे हैं बटन भी इसके अंदर नहीं है। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि ठीक है अब इसको रिपेयर कराया जाएगा। इस दोनों मुद्दे पे हमारी एसोसिएशन बार एसोसिएशन बड़ी गंभीर है और हमने इसके रिगार्डिंग डीजे साहब से ही बात कर रखी है और उन्हें भी मैं अश्योर कर दिया कि नेक्स्ट मंथ में जून में इनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट में लिफ्ट खराब है ए ब्लॉक और सी ब्लॉक की। कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, हमें खुद प्रॉब्लम होती है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमारे केसेस तक डिसमिस हो जाते हैं। पिछले 1 महीने से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ए ब्लॉक एंड सी ब्लॉक की लिफ्ट्स खराब है, जिसकी वजह से एक ही लिफ्ट पर सारा लोड आ जाता है। अब एक लिफ्ट पर आने के लिए जब हमारे केसेस 6th फ्लोर पर लगे होते हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है जाने में कि इतने रश में हम किस तरीके से जाएगा। कोई भी इंसान काफ़ी बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यंग हैं या और लॉयर्स जो हैं वो यंग हैं उनके लिए ठीक है, बट जितने भी लॉयर्स हैं जो ओल्ड एज हैं या जो क्रिमिनल्स आते हैं या फिर जितने लिटिगेंट्स आते हैं जो ओल्ड एज आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए होती है। उनके लिए स्टेयर्स चढ़ना या इतनी देर वेट करना भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको देख के हो क्या जाता है कि या तो कोर्ट में उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता है क्योंकि वो टाइम पर कोर्ट में नहीं पहुंचते और जज साहब सुनते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सीरियस एक्शन इस चीज़ सीरियस इशू है कि कोर्ट की लिफ्ट खराब चल रही है। कोर्ट जो पूरे दिन वर्किंग में रहता है, मॉर्निंग सिंस 10 to 5 जो जगह एक वर्किंग में रहती है वो पूरी तरह से एक चीज़ पर डिपेंड होती है, लिफ्ट्स के ऊपर। पूर्वी दिल्ली की पांडव नगर थाना पुलिस ने शशि गार्डन कोटला रोड से एक बुजुर्ग शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। आरोपी राजपाल के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ हत्या सहित 17 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। डीसीपी अमृता गुगलोथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 62 साल का राज्यपाल उर्फ राजू है। वह शशि गार्डन के महात्मा गांधी कैंप का रहने वाला है। पांडव नगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अरुण और कांस्टेबल आशीष पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। इस दौरान उनकी नजर शशि गार्डन कोटला रोड के टी पॉइंट पर गई। कई आपराधिक वारदातों में शामिल राजपाल उस समय पुलिस को देखकर उनसे छिपने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 बॉक्स में रखी 100 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। मंडावली पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत एक किशोर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। नकली नंबर प्लेट वाली एक स्कूटी भी आरोपियों से बरामद की गई है। बंशीलाल थाना इलाके में दिल्ली के मेन रोड मंडावली पर गश्त के दौरान पुलिस ने सफेद स्कूटी पर 2 युवकों को तेज गति से आते देखा। पुलिस को देखकर युवकों ने वहां से भागने की कोशिश की। सतर्क पुलिसकर्मियों ने दोनों सीसीएल की औपचारिक तलाशी में एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर नंदू दास ने खुलासा किया कि उसने अपने घर नॉर्थ ब्लॉक गली नंबर 6 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली में शू रैक के नीचे एक देशी पिस्तौल छिपाई हुई है।
इसके बाद नंदुदास की निशानदेही पर उसके घर से जूते की रैक से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई। वे जिस स्कूटी पर सवार थे उसकी डिटेल चेक करने पर पता चला कि उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शाहदरा के बाबूराम स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कविता पाठ भी किया गया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर हम करते रहते हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और वे और बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे। अलग अलग क्षेत्रों में जो उपलब्धियां लोगों ने प्राप्त की होती हैं उनको सम्मानित किया जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा कार्यक्रम है कि विभिन्न संस्थाओं के लोगों को इस ढंग से आगे आकर समाज में कुछ भी आगे बढ़कर करने वालों को सम्मानित करना अपने आप में गौरव का विषय है। आज हम सरकारी स्कूल के बच्चों को जिनके 90% मार्क्स आए हैं उन सभी बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे शिक्षकों को, जो शिक्षक जिनका 100% रिजल्ट है उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। प्रधानाचार्यों को सम्मानित कर रहे हैं। इस मौके पर हम 12th क्लास के बच्चों को जिनके 90% से ऊपर अंक आए हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। लगभग 25 बच्चे हमारे पास इस समय हैं और टीचर्स और जिनका 100% रिजल्ट रहा है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इससे जो 90% वाले बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज सभी की देखरेख में टीचरों को भी सम्मानित किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे एक मेंटर हैं डिवाइन मनोज भैया जी, जिन्हें जाता है, एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स एंड मेरे सभी टीचर्स जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। उन सभी का बहुत सारा थैंक यू एंड उन सभी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं ये डिज़र्व नहीं करती। मैं RSKV नंबर 1 भोलानाथ नगर की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने 12th स्टैंडर्ड PCM स्ट्रीम से पास आउट करा है जिसमें मेरे 91% मार्क्स आए हैं। मेरी स्ट्रीम थी PCMB। ये मुझे बहुत खुशी है और मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को देना चाहता हूँ, उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।